नमस्कार मेरे सीएमजे के सेनापतियों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका एजुकेटर सीएस अभिषेक ओझा, सेलेक्टेड एज जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर इन बीएसएनएल, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉमर्स रिलेटेड एग्जाम नोटिफिकेशंस के बारे में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी टीआरए एंड जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था 2016 के अंदर। 2016 में कब हुआ था? 4/10/2016 को जो एग्जाम हुआ था, 4/10/2016 को जो एग्जाम हुआ था आरपीएससी टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट का, उस पेपर को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर करने वाले हैं। यहाँ पर आज के इस वीडियो के अंदर हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यस, सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। किसके? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के, पुस्तक पालन एवं लेखांकन के हम आज इस वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और यकीन मानिएगा कि इस तरह से हम हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डेप्थ के अंदर, बिल्कुल गहराई में जाकर एक एक पॉइंट के उसको समझेंगे। तो अगर आप अच्छे से केवल और केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, अच्छे से अगर आप नोट्स प्रिपेयर करोगे तो उन 10 एमसीक्यू से आपके एग्जाम से रिलेटेड 100 एमसीक्यू आपके प्रिपेयर हो सकते हैं। क्योंकि देखिएगा अभी हम क्या कर रहे हैं, असली जो जंग हमारी स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि जो हमारा सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, उसके पहले हम क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। आप जंग में जीतोगे या नहीं जीतोगे, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपने जंग से पहले तैयारी किस तरह की है। बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ एनालिसिस किए हुए डायरेक्ट जंग के अंदर कूद गए तो निश्चित रूप से आपकी हार होगी, चाहे आप कितने भी बलशाली हो। लेकिन यस, अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस किया है, प्रॉपर सोच समझदारी के साथ अपनी रणनीतियां वगैरह बनाई हैं और उसके बाद में आप जंग में उतरे हो, तो आपकी जीत निश्चित है, चाहे आप कमजोर हो शरीर से या फिर ना हो। तो उसी तरह से ये बात एप्लीकेबल होगी हमारे इस आरपीएससी टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के अंदर, जहां पर चाहे स्टूडेंट चाहे कितना भी होशियार हो, लेकिन अगर वो बिना तैयारी के, बिना रणनीति के, बिना एनालिसिस किए हुए अगर उसने तैयारी स्टार्ट की और पेपर देने चला गया, तो हो सकता है कि उसका सिलेक्शन ना हो। लेकिन यस, अगर आप एक कह सकते हैं ना एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, हालांकि सब स्टूडेंट अपने आप के अंदर श्रेष्ठ ही होते हैं, लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट भी हो, और लेकिन अगर आपने अपनी रणनीति अच्छे से कर रखी है, आपने पेपर का एनालिसिस अच्छे से कर रखा है और उसके बाद में तैयारी करते हो और उसके बाद में अगर आप एग्जाम देते हो, तो आपकी जो चांसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के, इसके जो आरपीएससी टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट के जो 2015 और 2016 के अंदर जो पेपर हुआ था, उसका हमने एनालिसिस किया था कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं। इस एनालिसिस से हमको क्या पता चला? इस एनालिसिस से हमको पता चला सर जी कि आपको कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स के ऊपर मॉडरेट ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान देना है। उस एनालिसिस से हमको ये भी पता चला कि कुछ टॉपिक्स जिनको अगर हम वो एनालिसिस नहीं करते तो आप हो सकते थे कि उनको नज़रअंदाज कर दो, लेकिन अब एनालिसिस करने के बाद में आपको पता चला है कि यार वो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको इग्नोर नहीं करोगे। तो इस तरह की एनालिसिस करके अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली सक्सेस आपके कदमों को चूमेगी, आप डेफिनेटली सक्सेस पाओगे। टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे, पूरा एनालिसिस अच्छा लगे, हर एक क्वेश्चन का अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर किसी भी चीज़ की कोई कमी लगे वीडियो के अंदर तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बताइएगा, उसको सुधारने का जरूर से प्रयास किया जाएगा। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहेंगे, ऐसा नहीं कि केवल और केवल हिंदी मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा या केवल और केवल इंग्लिश मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा, दोनों के अंदर आपके क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरपीएससी टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट का जो बैच है वो हमारी कॉमर्स मेरी जान ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आपको ऐप स्टोर के ऊपर जाकर कॉमर्स मेरी जान ऐप डाउनलोड करना है। आप इसको अपने लैपटॉप के ऊपर भी चला सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है हाउ टू यूज कॉमर्स मेरी जान ऐप ऑन लैपटॉप, और वहां पर जाकर आप हमारे आरपीएससी टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट के कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो आपके हमारे सामने आ रहा है वो किस तरह का है। पहला क्वेश्चन,
प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट। देखिएगा इस वर्ड के ऊपर जोर दीजिएगा कि अमाउंट कैसी है, अनसर्टेन है। मतलब कि लायबिलिटी तो है, आपको ये तो पता है क्या लायबिलिटी है, यानी कि यहाँ पर आपको जो लायबिलिटी है यानी कि जो दायित्व है उसके बारे में तो पता है, दायित्व तो आपका नॉन है, तभी तो कहा प्रेजेंट लायबिलिटी। लेकिन उस दायित्व में आपको कितना रुपया देना है वो निश्चित नहीं है। लेकिन जो दायित्व की राशि है या जो अमाउंट है इसकी, लायबिलिटी की जो अमाउंट है इसकी, वो क्या है, अभी तक निश्चित नहीं है, अनसर्टेन है। वो अभी तक क्या है, अनसर्टेन है। तो देखिएगा जब आपका दायित्व निश्चित होता है और आपकी उस दायित्व की जो राशि है वो अनिश्चित होती है, जब आपकी लायबिलिटी तो है कि आपको पता तो है कि यार खर्चा होने वाला है, लेकिन कितना खर्चा होने वाला है यह आपको नहीं पता है, तो उसको क्या कौन सा वर्ड दिया जाता है, उसको वर्ड दिया जाता है प्रोविजन। उसको क्या वर्ड दिया जाता है, प्रोविजन वर्ड दिया जाता है। पहली बार किसी से आपकी नजरें मिली, पहली बार उसने बुलाया आपको, आपने मूवी का प्लान बनाया। जब आपने मूवी का प्लान बनाया तो आपको पता चल गया कि यार जब मैं जाऊंगा पहली बार, मूवी का प्लान है, डिनर का प्लान है, तो खर्चा तो होगा, दायित्व तो मेरे ऊपर आएगा, लेकिन खर्चा कितना होगा वो अभी तक निश्चित नहीं है। हो सकता है 100 रुपए के अंदर ही काम हो जाए, हो सकता है कि 500 रुपए भी लग जाए। तो समझे ना, एग्जाम्पल समझे ना, यानी कि वहां पर क्या है, दायित्व तो निश्चित है, लेकिन जो दायित्व की जो राशि है वो क्या है, निश्चित नहीं है। उसको क्या बोला जाता है, प्रोविजन बोला जाता है, या फिर आयोजन उसको बोला जाता है। तो यहां पर कहता है कि प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली, जिसको आप मेजर कर सकते हो लेकिन एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हो। यस, कि अगर यार मूवी का टिकट है 250 रुपये का मूवी का टिकट आ जाएगा, डिनर है 500 रुपये में डिनर हो जाएगा, तो 750 रुपये प्लस ट्रेवलिंग वगैरह के 250 रुपये मान लो, तो 1000 रुपये के अंदर काम हो जाएगा। मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, आप एस्टिमेशन करके उसका पता तो लगा सकते हो लेकिन एग्जैक्ट उसका पता नहीं लगा सकते हो, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रोविजन। तो यहाँ पर एक है प्रोविजन, देखिएगा एक है आपका प्रोविजन बोले तो आयोजन, और एक वर्ड आता है आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो है रिजर्व। एक वर्ड आता है रिजर्व, एक तो है आयोजन और एक है संचय। अब देखिएगा आयोजन और संचय में क्या डिफरेंस है। जब भी प्रोविजन होता है यहाँ पर जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, नॉन होती है। आपको पता है क्या खर्चा आने वाला है। प्रोविजन फॉर मशीनरी, यानी कि थोड़े टाइम पीरियड के बाद में जब ये मशीनरी खराब हो जाएगी तब हम नई मशीनरी लेकर आने वाले हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी कि इस साल के एंड में आपको टैक्स देना है, ये आपको पता है, लेकिन कितना टैक्स देना है ये अभी आप नहीं कह सकते हो, एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते हो। लेकिन रिजर्व क्या होते हैं, जनरल रिजर्व भी हो सकते हैं और स्पेसिफिक रिजर्व भी हो सकते हैं। जनरल रिजर्व का यूज कहीं पर भी हो सकता है, जनरल रिजर्व का जो यूज होता है वो कहीं पर भी हो सकता है। तो यानी कि वहां पर लायबिलिटी जो होगी वो आपकी जान पहचान की नहीं होगी, या फिर हो सकता है कि एक स्पेसिफिक रिजर्व हो जो कि एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर ही यूज होए, तो वहां पर आपकी जो लायबिलिटी है वो क्या हो सकती है, आपकी नॉन लायबिलिटी आपकी हो सकती है। पहला डिफरेंस समझ में आया क्या? दूसरा क्या कहता है कि जो प्रोविजन होते हैं ना वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये कहता है कि जो आपकी रिजर्व होते हैं वो होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब देखिएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने का मतलब क्या हुआ और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होने का मतलब क्या हुआ। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब आप P&L बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, तब आप इसके अंदर उन आइटम्स को लिखते हो और उसके बाद ही आपका क्या होता है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। यानी कि यह P&L में लिखा जाता है।
यह P&L में लिखा जाता है। और यह जो प्रोविजन वाली अमाउंट होती है, जब वो P&L में से माइनस होती है तब जाकर नेट प्रॉफिट आता है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या? हाँ, एक एक छोटी छोटी चीज हम यहाँ पर इस कोर्स के अंदर कवर अप करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो इन्हीं चीजों से बनता है, छोटी छोटी चीजों से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यानी कि प्रोविजन की अमाउंट को लेस करने के बाद नेट प्रॉफिट आता है। अब क्या हुआ, आपका नेट प्रॉफिट आया, आप उस नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करते हो। एप्रोप्रिएट को अगर हिंदी में बोलूं, अपनी एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं, तो इसका मतलब होता है बंटवारा। इसका मतलब क्या होता है? बंटवारा, यानी कि लाभों का बंटवारा कर रहे हो, इस नेट प्रॉफिट को आप बांट रहे हो। कहां कहां बांट सकते हो सर जी नेट प्रॉफिट को? आप कुछ अपनी सेविंग रख सकते हो, जो सेविंग रखते हो ना उसको ही नाम दिया जाता है रिजर्व, जो कि फ्यूचर की नॉन और अननोन लायबिलिटी के लिए काम में आता है। अधिकतर अननोन लायबिलिटी के लिए रिजर्व काम में आते हैं, अधिकतर अननोन लायबिलिटी के लिए ही रिजर्व काम में आता है। अब देखो प्रॉफिट का बंटवारा कैसे किया? आपने कहा कि सर जी मैंने सेविंग कर ली। सेविंग को क्या बोला जाता है अपनी जो अकाउंटेंसी वाली लैंग्वेज के अंदर? रिजर्व। क्या बोला जाएगा? रिजर्व बोला जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उन प्रॉफिट को बांट सकते हो किसमें? ओनर्स के अंदर। तो यानी कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बिटवीन ओनर्स। आपने क्या किया? प्रॉफिट को या तो बांट दिया या फिर प्रॉफिट को एक गुल्लक के अंदर रख दिया। उस गुल्लक को क्या नाम दे दिया? रिजर्व आपने नाम दे दिया। तो ये कुछ डिफरेंसेज है प्रोविजन और रिजर्व के अंदर, जो कि आपको एग्जाम के लिए पता होने चाहिए ही चाहिए। इसके बाद में एक और वर्ड आया है आपके यहां पर, प्रोविजन समझ में आ गया। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है कि फर्म को वो रुपए चुकाने हैं किसी थर्ड पार्टी को, अपने मालिक को नहीं, किसी थर्ड पार्टी को क्या है, फर्म को वो रुपए चुकाने हैं, क्योंकि फर्म ने उससे रुपए उधार ले रखे हैं। यहां पर एक तीसरा पॉइंट है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, और मैंने कहा था कि मैं आपको हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में चर्चा करवाऊंगा, और उसके बाद में मैं आपसे वापस क्या करूंगा, क्वेश्चंस आपके लिए रीड करूंगा। अच्छे से नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अगेन मैं कह रहा हूं, ये हमने आगाज किया है कि हम आगे की जो प्रिपरेशन है वो पूरी किस तरह से करने वाले हैं। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बोले तो संदिग्ध दायित्व, मतलब कि ऐसे दायित्व जो कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है फ्यूचर के किसी इवेंट पर। यानी कि यह वो संदिग्ध दायित्व है, जो दायित्व बन भी सकते हैं। अभी दायित्व नहीं है, अभी संदिग्ध है भाई साहब, जो दायित्व बन भी सकते हैं एवं हो सकता है कि ना भी बने, नहीं भी बन सकते हैं। और ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? यह सब कुछ फ्यूचर के एक इवेंट पे डिसाइड होगा। बिल्कुल समझे क्या? सर जी नहीं समझे, थोड़ा सा और बताओ। जैसे कि एग्जाम्पल लो, पहला एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यह आप हो और यह क्या है? यह बैंक है। यह आप हो और यह बैंक है। आपके पास क्या हुआ? यह आप खुद हो, यह मैं हूं। मैंने आपको क्या किया? एक ब्याज दिया, मैंने आपको एक बिल दिया, ऐसा आप कह सकते हो। आपने क्या किया? वो बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा दिया। अब क्या होगा? बिल को अगर आप बैंक से डिस्काउंट करवा देते हो तो क्या होना चाहिए? जिस दिन भी ड्यू डेट आएगी, बैंक क्या आएगा? इस मैं के पास आएगा और मैं को कहेगा मैं ये ले तेरा बिल और इसके बदले में मेरे को रुपए दे दे।
अब मैं अगर रुपए दे देता है, अच्छा आदमी निकला मैं, और उसने बैंक को टाइम पर रुपए दे दिए, तो क्या बैंक आपके पास आएगा वापस? नहीं आएगा, क्योंकि बैंक को तो रुपए मिल गए। लेकिन खुदा ना खास्ता मैं की उस समय नीयत खराब हो जाती है, मैं की उस समय परिस्थितियां खराब हो जाती है, और जब यह बैंक मैं से रुपए लेने आ जाता है तो मैं फेल हो जाता है, फेल टू गिव मनी टू बैंक ऑन ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट को यह फेल हो गया में, तो अब बैंक क्या करेगा? अब बैंक क्या करेगा? इस रुपए की जो वसूली है वो किससे करेगा? आपसे। नाउ बैंक रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम आप, और क्योंकि अभी आपसे रिकवर कर रहा है तो आपके लिए क्या हो चुका है? यह दायित्व बन चुका है। इवेंट कौन सा घटित हुआ है? अगर मैं रुपए देने से मना कर देता है तो पहला जो यहां पर पॉइंट आता है, क्या वो हो सकता है? बीआर डिस्काउंटेंट का, बिल डिस्काउंटेंट का और एग्जाम्पल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? कोर्ट केस। कोर्ट केस के अंदर अगर आप जीत गए तो लाइबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप हार गए तो लाइबिलिटी बन जाएगी। नेक्स्ट कौन सा हो सकता है? गारंटी हो सकता है क्या? हाँ सर जी, सेम। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको गारंटी दी कि यह फलाना व्यक्ति है, इसको आप 1 लाख रुपए दे दो, अगर ये रुपए नहीं चुका पाया तो मैं दे दूंगा, नहीं चुका पाया तो मेरे को रुपए देने पड़ेंगे ना, तो यहां पर मेरी लाइबिलिटी बन भी सकती है। अगर वो रुपए नहीं चुकाता है तो वो लाइबिलिटी नहीं भी बन सकती है, अगर वो रुपए चुका देता है तो यहां पर क्या इसके एग्जाम्पल समझ में आए क्या आपको कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी के? हाँ सर जी, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी के एग्जाम्पल तो हमको समझ में आ गए। अब कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को दिखाते कहां पर है? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को कहां पर दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में। बैलेंस शीट के नीचे होते हैं नोट्स टू अकाउंट, इसको बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते हैं, इसको बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर दिखाते हैं। बैलेंस शीट में दिखाते हैं क्या? बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। तो अब क्या है, यहां से हर जगह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रेज हो सकते हैं, इसके मीनिंग से क्वेश्चंस रेज हो सकता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चंस रेज हो सकता है, और इसको कहां पर दिखाते हैं इनसे क्वेश्चंस आपके रेज हो सकते हैं। इसके अलावा आता है डेफर्ड लायबिलिटी। डेफर्ड लायबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी लायबिलिटी जो कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद देनी होती है, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड लायबिलिटी। तो देखिएगा क्वेश्चन वापस पढ़िएगा। प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, जब भी कहते हैं कि लायबिलिटी तो निश्चित है लेकिन उसकी अमाउंट कितनी होगी वो अनिश्चित है, तो वो क्या होता है? प्रोविजन होता है। प्रोविजन के अंदर जो लायबिलिटी होती है वो तो नॉन होती है, लेकिन उसकी जो अमाउंट कितनी लगेगी वो अभी तक आपको पता नहीं है। अमाउंट क्या है आपके लिए? अभी भी अनसर्टेन है, अभी भी अनिश्चित है। तो जब भी अमाउंट अनिश्चित होती है तो वो क्या बन जाता है? प्रोविजन बन जाते हैं। क्या आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया क्या बिल्कुल डिटेल से? यस सर जी, हमको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया है। और मैं कहता हूं कि अगेन देखो, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और युद्ध की तैयारी करने से पहले मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यार अगर आपको युद्ध की तैयारी करनी है, युद्ध में जाना है, तो युद्ध के पहले अच्छे से तैयारी करके रखो। और अभी हम क्या कर रहे हैं? युद्ध के पहले की जो तैयारी है उसका आगाज कर रहे हैं। तो एक एक टॉपिक्स को अच्छे से लिखिएगा, मत सोचिएगा क्लास लंबी हो रही है। आरपीएससी तैयारी का कोर्स हम इसी तरह से कवर अप करवाने वाले हैं, ए टू जेड चीज आपको, यानी कि कोर्स के अलावा इधर उधर कहीं ताक जा करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बीआरएस से संबंधित। सर जी, बीआरएस से संबंधित क्वेश्चन आता है तो एक बार पहले बीआरएस के बारे में छोटे मोटा डिस्कशन कर लेते हैं कि ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, फिर क्वेश्चन के ऊपर हम चले जाएंगे। एक छोटा सा नोट्स तो लिखना बनता है किसके बारे में? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में, यानी कि बैंक समाधान विवरण के बारे में।
अब देखिएगा, अगर मैं आपको कहूं कि यार सर जी ये बैंक समाधान विवरण है क्या, तो आप कहोगे देखो सर जी विवरण है, तो यानी कि यह केवल और केवल एक स्टेटमेंट है, यह एक स्टेटमेंट है, यह एक स्टेटमेंट है, यानी कि विवरण है, ना कि कोई खाता। सर जी जैसे कि पीएनएल का बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया हुआ है कंपनीज एक्ट की शेड्यूल्स के अंदर, तो क्या यहाँ पर बीआरएस का कोई स्टेटमेंट गिवन है क्या, कोई स्टैंडर्ड स्टेटमेंट गिवन है क्या? आपका आंसर रहेगा नहीं सर जी, बीआरएस का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट गिवन नहीं है। तो बीआरएस का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्या? आप कहोगे सर जी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। इसको बिजनेसमैन अपनी सुविधानुसार जब चाहे बना सकता है और जैसे चाहे बना सकता है। बीआरएस को क्या बनाने का कोई टाइम पीरियड होता है क्या? नहीं। बीआरएस को बिजनेसमैन बनाता है, बिजनेसमैन बनाता है। क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को कौन प्रिपेयर करता है? बैंक प्रिपेयर करता है, बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है, दोनों मिलकर प्रिपेयर करते हैं। आंसर क्या रह जाएगा? बिजनेसमैन इसको बनाता है, और जो बिजनेसमैन होता है वो इसको अपनी सुविधा अनुसार कभी भी बना सकता है। अपनी क्या कोई टाइम पीरियड है क्या इसको बनाने का, कि सर जी ट्रायल बैलेंस के 1 महीने बाद बन जाना चाहिए, फाइनल अकाउंट के 2 महीने पहले बन जाना चाहिए? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह क्या है, यह जो बीआरएस होता है बिजनेसमैन बनाता है, और बिजनेसमैन अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे, अब देखो ये लिख लेना क्योंकि ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लेकिन समझ में आ जाएगी, जब चाहे जैसा चाहे बना सकता है। कोई ऐसा नहीं कि उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, कोई पेनल्टी प्रोविजन हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये होता क्या है सर जी बीआरएस, ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, एक होती है केस बुक और एक होती है पासबुक। अब ये पासबुक को कौन मेंटेन करता है? बैंक। पासबुक को यानी कि इसमें एंट्री करने का जो काम होता है वो कौन करता है? बैंक करता है, मेंटेन बाय बैंक। जबकि केस बुक को मेंटेन कौन करता है? बिजनेसमैन करता है। तो हो सकता है ना कि यार एक ही चीज के दो पार्ट है, केस बुक और पासबुक, एक को बैंक मेंटेन कर रही है और एक को बिजनेसमैन मेंटेन कर रहा है। हो सकता है कि इनमें कुछ डिफरेंस आ जाए। तो केस बुक का भी और स्पेसिफिकली अगर हम बोलता हूं तो केस बुक का बैंक कॉलम, केस बुक का कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। केस बुक का बैंक कॉलम और पासबुक में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस आता है तो बिजनेसमैन क्या करता है? बीआरएस के अंदर इन डिफरेंस को ढूंढता है। बिजनेसमैन बीआरएस में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में किसके बीच में अंतर को ढूंढता है? सर जी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे केस बुक का बैंक कॉलम और पासबुक, केस बुक का बैंक कॉलम और पासबुक के बीच में बीआरएस में क्या करता है? केस बुक का बैंक कॉलम और पासबुक के बीच में डिफरेंस ढूंढता है। बीआरएस में इनके बीच, अब किन के बीच समझ गए होंगे, इनके बीच डिफरेंस को ढूंढता है एवं उसको दूर करने की कोशिश करता है। क्या बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर जी, बात समझ में आ गई। तो देखिएगा क्वेश्चंस क्या पूछता है।
एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एक बैंक समाधान विवरण क्या है? क्या यह रोकड़ बही का भाग है? नहीं सर जी, ये रोकड़ बही का भाग नहीं है। ये ऑलमोस्ट किसी का भी भाग नहीं है। ये स्टेटमेंट है, ये ना तो रोकड़ बही का भाग है, ये ना तो बैंक अकाउंट का भाग है, और ये ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भाग है। इसको बिजनेसमैन जब चाहे जैसा चाहे बना सकता है, ये किसी का पार्ट नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। ठीक है ना जी, अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है किसकी हेल्प से? पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ केस बुक। अरे वाह वाह वाह, इसने तो यार दिल ही लूट लिया। यानी कि केस बुक का बैंक कॉलम और पासबुक, इनकी मदद से हम क्या करते हैं? बीआरएस को प्रिपेयर करते हैं। पासबुक एंड केस कॉलम ऑफ केस बुक, नहीं सर जी। केस कॉलम ऑफ केस बुक, नहीं सर जी। नन ऑफ दिस। तो यहां पर क्या सी आंसर हो जाएगा? फर्स्ट विल बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, अब देखिएगा, इस तरह के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे ना, वो भी आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। बाकी वाले टीचर्स हो सकता है कि आपको फॉर्मूला रटाए, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग फॉर्मूला रटाए कि ओपनिंग स्टॉक निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा देना, परचेज निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा देना, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा देना। जबकि सीएमजे आपको बताएगा कंसेप्ट, है ना। तो अगर आप कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस को करना चाहते हो तभी जाकर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना, अदरवाइज ज्वाइन मत करना। तो ठीक है ना जी। यहाँ पर देखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन होता है, सेल्स गिवन होता है, आपको प्रॉफिट गिवन, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट गिवन होती है, परचेजेस गिवन होते हैं, और आपको एक आइटम मिसिंग होता है वो पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर क्या करते हैं? हम एक ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। क्या प्रिपेयर कर लेते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल निश्चित है। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आ जाता है, यहाँ पर परचेज आ जाता है, और कभी डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं तो वो भी आ जाते हैं, लेकिन नहीं आते ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो यहाँ पर परचेज, ओपनिंग स्टॉक आ जाता है, परचेज आ जाता है, और ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। बात करता हूँ मैं इस साइड की, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। यहाँ पर पहले सेल्स लिखते हैं, यहाँ पर सेल्स आ जाती है, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। तो कुछ इस तरह का इसका फॉर्मेट रहता है। फिर दोनों साइड की क्या की जाती है? टोटल की जाती है, और जो बैलेंस रहेगा वही बैलेंसिंग फिगर आपके क्वेश्चन का मिसिंग फिगर रहेगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है और आपसे क्या पूछ रहा है। ओपनिंग स्टॉक कहता है 3 लाख रुपए का है, ओपनिंग स्टॉक 3 लाख रुपए का है, गिवन है। सेल्स कहता है 15 लाख रुपए की है, सेल्स कितनी है? 15 लाख रुपए की है, गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट कहता है कॉस्ट के ऊपर 25%, तो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है। टोटल परचेज कहता है 18 लाख रुपए, तो टोटल परचेजेस भी गिवन है। अब देखो 5 में से 4 चीजें गिवन है, आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, तो वो किससे निकल जाएगा? इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा। क्या बताओ, बात क्लियर हो रही है या फिर नहीं हो रही है? बिल्कुल। अब देखिएगा, जो क्वेश्चन के अंदर गौर करने वाली बात है, या फिर कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट बात है, वो है ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन अच्छे से सीखते हैं, ठीक है ना। साथ में बने रहिएगा, एक एक पॉइंट को क्या कीजिएगा? नोट कीजिएगा, तभी जाकर आपको एग्जाम के अंदर समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ये कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? चौथे क्वेश्चन की। अब देखो, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में लाइन क्या लिखी हुई है? लाइन लिखी हुई है कॉस्ट का 25%। क्वेश्चन में लाइन क्या लिखी हुई है? कॉस्ट का 25%। जबकि याद रखना मेरे भाइयों मेरी बात, जो प्रॉफिट निकाला जाता है वो किस पे निकाला जाता है? सेल्स पे निकाला जाता है। तो अगर सिंपल सा कहता 25% रेट है तो किसकी मान लेते? सेल्स का 25% है। लेकिन यहाँ पर तो साफ साफ कह दिया, मतलब कि कहते हैं ना भाई, काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, देख भाई मैं तो साफ साफ कह देता हूँ, चाहे भले सामने वाले को बुरा लगे चाहे नहीं लगे। अरे भाई मत के ऐसी बातें जो सामने वाले को बुरा लगे, साफ साफ मत के, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ने तो साफ साफ कह दिया कि ये कॉस्ट का 25% क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है। अब मैं आपको इसके 2 तरीके करवाऊंगा, दोनों ही तरीकों में मैं लॉजिक बताऊंगा। लॉजिक समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लॉजिक समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछिएगा, ठीक है ना। अब देखो
देखो ये जो बात है वो एक सब्जी वाले को भी पता है, गली सब्जी वाले को कह लो, कबाड़ी वाले को, तो सबको पता है ये कि अगर सपोज करो मैं उनको कहता हूँ कि आपकी जो कॉस्ट है वो है 100 रुपये, आप इस कॉस्ट में फ़ायदा कमाते हो 25 रुपये का, तो बताओ आपकी सेल कितनी हुई, आपकी सेल कितनी हुई। तो आप क्या कहोगे, 100 रुपये का माल आया, 25 रुपये कमाए, तो मेरी जो सेल हुई है वो कितनी हुई है, 125 हुई है। मेरी जो सेल हुई है वो कितनी हुई है, 125 हुई है। तो आपने क्या किया, इसका परसेंटेज बेसिस बना लिया। क्या कर लिया, एक परसेंटेज का बेसिस बना लिया। बात क्लियर हुई क्या? हाँ जी सर जी, बात क्लियर हुई है। अब देखिएगा क्वेश्चन के अंदर इनमें से कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल में से एक की अमाउंट गिवन होगी। यस सर, गिवन है, सेल की अमाउंट गिवन है। सेल कितनी दे रखी है, 15 लाख की सेल दे रखी है। तो देखिएगा अब आप प्रॉफिट कैसे निकाल लोगे, या फिर कह सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल लोगे। सिंपल सा है, सेल्स की अमाउंट गिवन है। यस सर जी, कितनी गिवन है, 15 लाख। सेल्स के नीचे सेल्स का ही परसेंटेज बेसिस रखो, तो यहाँ पर सेल्स का परसेंटेज बेसिस, यानी अगर 100 की कंपेरिजन में करें तो सेल्स का परसेंटेज बेसिस कितना आ रहा है, 125 आ रहा है। जो निकालना है, देखो ऊपर भी सेल है नीचे भी सेल है, तो ऊपर जो अमाउंट लिखी जाती है उसी का ही परसेंटेज बेसिस नीचे लिखा जाता है, उसका ही आधार नीचे रखा जाता है और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उस अमाउंट से, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उस अमाउंट से, या उस परसेंटेज बेसिस से जो आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैं कहता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज बेसिस में इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 25 पन्ने 125, 5 3 15, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आ चुका है। इसको अगर मैं एक और सिंपल तरीके से बताऊं, ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने का दूसरा तरीका ये कहता है 25% है ऑन कॉस्ट। तो अगर इस 25% को अगर एक फॉर्मेट में लिखता हूं तो क्या ये इस तरह का हो सकता है 25%, इसको मैं काटूं तो कुछ इस तरह का हो सकता है क्या? यस। ये चीज़ क्या बताता है, देखो 25% ऑन कॉस्ट, समझिएगा लॉजिक, ये चीज़ बताता है अगर 4 रुपये कॉस्ट होती है तो 1 रुपया क्या होता है, फायदा होता है। क्या बात बताता है ये, 25% ऑन कॉस्ट को अगर मैंने इस परसेंटेज वाले फॉर्मेट में रखा तो मेरा 1/4 आया कट के, और ये बताता है कि अगर यह जो 1 रुपये का फायदा है, ये जो 25 रुपये का फायदा है, पहले 25 पे समझ लो, ये 25 रुपये का फायदा है अगर 100 रुपये की कॉस्ट है, तो ये 1 रुपये का फायदा है यदि ये 4 रुपये की कॉस्ट है। तो कुछ इस तरह का लॉजिक यहाँ पे निकलता है। तो क्या आप मेरे को ऐसा कह सकते हो कि कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 4 रुपये, प्रॉफिट कितना है 1 रुपया, तो सेल कितना हो गया 5 रुपया। तो मैं कहता हूँ कि परसेंटेज ऑन सेल कितना हुआ, तो आप कहोगे 1 रुपये का फायदा कमाया यदि सेल वैल्यू कितनी होती है 5 रुपये। तो यानी कि अगर 25% ऑन कॉस्ट को आप 1/4 लिख सकते हो, और अगर सेल पे लिखना चाहते हो तो एक अमाउंट आगे कर दो 1/5। अब इसका भी मैं आपको बताता हूं। अब देखो हमने क्या किया, ये लॉजिक पढ़ लिया, मतलब 1/5 ऑन सेल है, तो डायरेक्ट ही आपकी जो 15 लाख की सेल है मल्टीप्लाई बाई 1/5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपया आ जाएगा। हमने ये वाला जो है वो भी कंसेप्ट पढ़ा, हमने ये कंसेप्ट भी पढ़ा। हालांकि हो सकता है कि मैं थोड़ा सा फास्ट जा सकता हूं, क्योंकि रीज़न ये है कि हम यहाँ पर केवल और केवल क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे हैं और थोड़ा उनका एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। इसका एक मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, अब एग्जाम के अंदर आ जाएगा तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, परसेंटेज ऑन कॉस्ट और परसेंटेज ऑन सेल। अब ये टेबल एग्जाम के अंदर गिवन होती है, अगर इधर 1/2 है तो इधर 1/3 होगा। 1/2 बोले तो 50%, ठीक है ना। इधर 1/3 है, इधर 1/3 है, यानी कि 33.33%, तो इधर होगा सेल के ऊपर वो परसेंटेज हो जाएगा 1/4। इधर अगर 1/4 है यानी कि 25%, तो इधर हो जाएगा वो 1/5। इधर अगर 1/5 है तो वो हो जाएगा इधर 1/6, इधर कितना हो जाएगा 1/6। तो क्या आपको क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन में देखना है कि अगर परसेंटेज कॉस्ट में दे रखा है तो इसको कन्वर्ट कर लो परसेंटेज ऑन सेल के ऊपर। तो परसेंटेज कॉस्ट में गिवन था 25%, 25% बोले तो 1/4, 25% बोले तो 1/4, क्योंकि यह 1/4 कॉस्ट पे है तो सेल पे कितना जाएगा 1/5। तो आप एग्जाम के अंदर क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ही क्या कर सकते हो, यहाँ पर अमाउंट लिख सकते
हो। डायरेक्टली अमाउंट कैसे लिख सकते हो मैं बताता हूँ। 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 1/5। यहाँ पर क्योंकि 1/कॉस्ट पे कितना था 1/4, तो सेल्स पे कितना हो जाएगा 1/5। तो सेल्स कितनी है 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 1/5, तो कितना पड़ गया यहाँ पर 3 लाख रुपया यहाँ पर आ गया। अब क्या करूँ, इधर की टोटल कर लो, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 लाख। यानी अगर इधर की टोटल 24 लाख आती है तो इधर की भी टोटल कितनी आनी चाहिए 24 लाख आनी चाहिए, लेकिन आएगी नहीं अभी, क्योंकि अभी कितनी है 15 लाख ही है। बाकी वाला जो बैलेंस है वो मिसिंग है, उसको हम क्या ट्रीट कर लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट कर लेंगे। कितना है आपका बैलेंस 9 लाख रुपए का। कितने का बैलेंस है 9 लाख रुपए का आपका बैलेंस है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, अगेन 9 लाख रुपए का आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। जितने भी चाहे क्लोजिंग स्टॉक पूछे, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक पूछे, परचेज पूछे, मैं अपने सभी क्वेश्चंस को सभी स्टूडेंट को इसी तरीके से करवाने वाला हूं। एक भी फॉर्मूला मैं आपको रटाने वाला नहीं हूं। ठीक है जी, इसको भी आपने राइट डाउन कर लिया होगा इस उम्मीद के साथ, क्योंकि अभी ये जो आने वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी हम क्या करेंगे, बिल्कुल डिटेल के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं इस चीज़ का। नोटबुक के अंदर साथ साथ में नोट करते रहिएगा आप, ठीक है जी। अब देखिएगा, ये कहता है कि कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है, कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। अब देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं एरर, तो एरर जानबूझकर होते हैं या अनजाने में होते हैं। तो आप कहोगे सर जी एरर जो होते हैं, गलतियां तो अनजाने में होती है ना। अनजाने में होने वाली गलतियां, अनजाने में होने वाली गलतियां क्या कहलाती है, अनजाने में होने वाली गलतियां। अनजाने में होने वाली जो गलतियां होती है उनको कहा जाता है एरर। और आपके जो एरर हैं वो कुल मिला के 4 प्रकार के आपके एरर हैं। सबसे पहला एरर आता है एरर ऑफ अमिशन। सबसे पहला कौन सा एरर आता है आपका, एरर ऑफ अमिशन। एरर ऑफ अमिशन। अब देखिएगा, एरर ऑफ अमिशन का जो है उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो कि आपने क्या किया। अमिशन का मतलब होता है भूल जाना, अमिशन का मतलब होता है भूल जाना, यानी कि भूल संबंधी अशुद्धि, यानी कि भूल संबंधी अशुद्धि, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ अमिशन। कि अगर आप किसी चीज को भूल जाते हो, दैट इज कॉल्ड भूल संबंधी अशुद्धि, एरर ऑफ अमिशन। अब हो सकता है कि आप किसी एंट्री को पार्टली भूल जाओ, या हो सकता है कि फुल्ली भूल जाओ। तो यहाँ पर ये एक तो पूरी तरह से भूल सकते हो, यानी लिखी ही नहीं, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपने जनरल में तो लिख दी, आपने सब्सिडरी बुक में तो लिख दी, लेकिन लेजर में उनको पोस्ट नहीं किया, लेजर में पोस्ट करना भूल गए। दैट इज कॉल्ड पार्टली आप अमिशन कर चुके हो, पार्टली आप अमिशन कर चुके हो। दूसरी जो गलती आती है वो होती है कंपनसेटिंग एरर। दूसरी जो गलती आती है वो कौन सी होती है, कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग का मतलब क्या होता है, क्षतिपूरक। यानी कि सर जी 2 गलतियां हुई और दोनों गलतियों ने क्या किया, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया। पहले आपके घर के अंदर आप अकेले आलसी थे, लेकिन अब आपसे भी ज्यादा कोई आलसी आ चुका है। तो अब आपका जो कंपैरिजन था कि आप दुनिया के सबसे बड़े आलसी हो, अब आप वो नहीं हो। आपकी जो गलतियां थी उसने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया दूसरों की गलतियों ने, ठीक है ना। तो कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है, कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है ऐसे एरर 2 गलतियां, ऐसी 2 गलतियां जिन्होंने एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया है। 2 गलतियां या 2 एरर जिन्होंने एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया है,
दैट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर, क्षतिपूरक अशुद्धियां। आई होप समझ में आया होगा। नहीं सर जी नहीं समझ में आया, एक एग्जाम्पल दे दो। मैंने कहा एक क्यों, दो एग्जाम्पल लो। क्यों सर जी दो एग्जाम्पल क्यों लेना जरूरी है? दो एग्जाम्पल इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि यह क्षतिपूरक अशुद्धियां हैं, दो गलतियां होनी चाहिए तभी जाकर तो यह एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको ए से 10 रुपये मिले, ए से 10 रुपये मिले तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, यानी कि ए को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन ए के अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किए, रिकॉर्ड करना भूल गए के अकाउंट में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो यह पहली गलती। नेक्स्ट देखो, आपका जो सेल्स अकाउंट था ना, सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट। आई बात समझ, क्योंकि सेल्स होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स अकाउंट के बैलेंस को 10 रुपए से बढ़ा दिया, गलती हो गई मालिक आपसे। आपने क्या किया, सेल्स अकाउंट में जहां 100 रुपए लिखे हुए थे वहां पर जब आप ट्रायल बैलेंस में लिख रहे थे तो 110 लिख दिए, 110 लिख दिए। और ऊपर क्या किया, यहां पर तो क्रेडिट में आपने 10 रुपए प्लस कर दिए और ऊपर क्या किया, क्रेडिट में से 10 रुपए माइनस कर दिए। जब आप इनका नेट इफेक्ट देखोगे तो नेट इफेक्ट क्योंकि यहां पर खत्म हो चुका होता है तो इसको कहा जाता है कंपनसेटिंग एरर। इसको क्या बोला जाता है? कंपनसेटिंग एरर। नेक्स्ट आता है जो एरर, उसका नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि सैद्धांतिक अशुद्धि, प्रिंसिपल एरर बोले तो सैद्धांतिक अशुद्धि। अब देखिएगा ये सैद्धांतिक अशुद्धि क्या होती है सर जी, इसके बारे में समझिएगा। सैद्धांतिक अशुद्धि वो अशुद्धि होती है जो आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको अगर आप पालन नहीं करते हो, उससे संबंधित जो अशुद्धि होती है दैट इज कॉल्ड सैद्धांतिक अशुद्धि। यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं, अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनका पालन न करने पर, उनका पालन न करने पर होने वाली अशुद्धि। सर जी को एग्जाम्पल दो इसका अच्छा सा, ताकि हमको दिमाग में बैठ जाए बच्चा सा, मतलब कि ऑलवेज जब बच्चों के दिमाग में कोई चीज बैठ जाती है ना, आप आज भी देखते होंगे, आपको बचपन की कुछ मेमोरीज हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा याद आती है। बचपन की ऐसी कुछ मेमोरीज है जो कि आपको बहुत ज़्यादा याद आती है। तो क्योंकि बच्चे की जैसे बिठाने का मतलब क्या हुआ, लाइफ लॉन्ग बिठा दो सर जी, है ना। तो इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लेना। जो प्रिंसिपल एरर होते हैं, सैद्धांतिक अशुद्धि होती है, उसमें क्या होता है, आपका कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको आप रेवेन्यू की तरह ट्रीट कर लेते हो, या फिर आपका कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है आप उसको कैपिटल की तरह ट्रीट कर लेते हो। सर जी को एग्जांपल दे दो। जैसे कि आपने क्या किया, कार खरीदी। तो जब आप कार खरीदते हो ना तो आपकी एसेट्स खरीदने वाली एंट्री होती है, और एसेट्स खरीदने वाले में एसेट्स का नाम लिखते हैं डेबिट में, और कैश को क्रेडिट देते हैं क्रेडिट, और उधार में खरीदिए तो क्रेडिट को कर देते हैं क्रेडिट। लेकिन आपने क्या किया, उसको एक्सपेंसेज की तरह ट्रीट कर लिया। कार खरीदी लेकिन उसको क्या कर लिया आपने, एक्सपेंसेज की तरह, आपने उसको क्या कर लिया, एक्सपेंसेज की तरह क्या कर लिया, ट्रीट कर लिया। आपने उसको एक्सपेंसेज की तरह ट्रीट कर लिया, कार खरीदी और उसको आपने एक्सपेंसेज की तरह जो ट्रीट कर लिया, यानी कि आपने कैपिटल खर्चा किया है लेकिन आपने उसको एक रेवेन्यू खर्चा मान लिया। तो यानी कि इस तरह के जो एरर होते हैं दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एरर। या फिर आपने कोई रेवेन्यू था, डेली हर
पुरानी गाड़ी है, हर महीने या हर 2 महीने में सर्विस करवाते हैं, लेकिन आपने उसको सर्विस करवाते हो तो वो एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपने क्या किया, उसको गाड़ी की कॉस्ट में ही जोड़ लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया। मतलब सर्विस करवाने के 500 रुपए लगे, आपने कह दिया कार अकाउंट डेबिट टू केस, यानी कि आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। तो कैपिटल को रेवेन्यू मान लो या रेवेन्यू को कैपिटल मान लो। इस तरह के जो एरर होते हैं वो एरर कौन से होते हैं, वो होते हैं सैद्धांतिक अशुद्धियां। नेक्स्ट आती है आपकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एरर ऑफ कमीशन। कमीशन एरर का मतलब क्या होता है, कमीशन एरर का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, जोड़ लगाने में गलती कर दी, आपने गलत अकाउंट के ट्रांसफर कर दिए, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, कमीशन एरर के तहत आते हैं। वो सारे के सारे किसके तहत आते हैं, कमीशन एरर के तहत आपके वो सारे के सारे आते हैं। अब जो मैं आगे आपके लिए डायग्राम बनाने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अभी तो हमने क्या पढ़ा, मतलब पढ़े। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे एक डायग्राम के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एरर और उनका ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट। तो नोट्स बनाइएगा। एरर एंड उनका ट्रायल बैलेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिएगा, इस श्रेणी में सबसे पहले आते हैं, इस श्रेणी में सबसे पहले आते हैं आपके छोटू से, जो आएंगे और चले जाएंगे। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब ये एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, आपने कैपिटल को रेवेन्यू में कर दिया, रेवेन्यू को कैपिटल में कर दिया, लेकिन अमाउंट तो सही जगह पे लिखी है, अमाउंट तो सही साइड में लिखी है। तो इस तरह के जो एरर होते हैं वो कतई किसी भी प्रकार से आपके ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करते हैं। और इस तरह के एरर होने के बाद में आपका ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एग्री भी हो जाता है। आपका ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एग्री हो जाता है, यानी कि उसमें किसी भी तरह का कोई एरर नहीं रहता है। इस एरर से ट्रायल बैलेंस बराबर आता है, इस एरर के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, बराबर आ जाता है। आप अपनी गलतियों का पता प्रिंसिपल एरर से नहीं निकाल सकते हो। इसके अलावा इसके अलावा जो दूसरा एरर है उनको हम कहते हैं क्लेरिकल एरर। क्लेरिकल एरर के अंदर जो सबसे पहला आता है, जिसका हालांकि हमने थोड़ा डिस्कशन किया भी था, वो है एरर ऑफ ओमिशन। अब देखिएगा, एरर ऑफ ओमिशन यानी कि सर जी भूल गए, यानी कि भूल संबंधी अशुद्धि। अब ये जो एरर ऑफ ओमिशन होता है ना, यह दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कि आप पूरी तरह से ही भूल गए, यानी कि आपने कंप्लीट ओमिशन कर दिया, पूरी तरह से आप क्या हो चुके हो, भूल चुके हो। जब आपका कंप्लीट ओमिशन होता है, पूरी तरह से अगर आप भूल जाते हो, तो सिंपल सी बात है, आप डेबिट के ऊपर भी आपका इफेक्ट नहीं किया, क्रेडिट के ऊपर भी आपका इफेक्ट नहीं किया, और उस केस के अंदर आपका जो ट्रायल बैलेंस होता है वो क्या होता है, एग्री हो जाता है। लेकिन अगर आपने पार्शियल ओमिशन किया, पार्शियल ओमिशन बोले तो आपने क्या किया, आपकी सब्सिडरी बुक या जनरल बुक या जनरल बुक के अंदर, छोटे बिजनेस जनरल बुक, बड़े बिजनेस सब्सिडरी बुक्स में तो लिख दिया, सब्सिडरी बुक्स में तो रिकॉर्ड किया, सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया, यस सर जी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया। लेकिन अब सब्सिडरी बुक्स के बाद में, जनरल के बाद में आता है लेजर। लेकिन आपने क्या किया, जब आप लेजर में ले जा रहे थे तो आप लेजर के अंदर एक अमाउंट को क्या करना भूल गए, पोस्ट करना भूल गए। जब आप लेजर में ले जा रहे थे तो लेजर के अंदर आप एक अमाउंट को, लेजर के अंदर एक अमाउंट को पोस्ट करना भूल गए। जब आप एक अमाउंट को पोस्ट करना भूल जाते हो लेजर के अंदर,
तो जब ऐसी पोस्टिंग भूल जाते हो तो आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर नहीं आएगा और उस केस में आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस नॉट एग्री। आई बात समझ में? ये क्या हो गया, एरर ऑफ, ये हो गया आपका एरर ऑफ कमीशन। अब इसके बाद में एक और क्लरिकल एरर के अंदर ही बात कर रहा हूं मैं, क्लरिकल एरर के अंदर ही बात कर रहा हूं। एक आता है आपका एरर ऑफ ओमिशन के बाद में आता है क्लरिकल एरर के अंदर एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। अब ये एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन के अंदर क्या होता है कि सुनना अच्छे से, अलग अलग तरीके की यहाँ पर एरर होते हैं। लाइक आपने क्या किया, जो आपकी सब्सिडरी बुक्स थी, सब्सिडरी बुक्स के अंदर क्या कर दिया, गलत अमाउंट से प्रविष्टि कर दी। अब क्योंकि सब्सिडरी बुक्स के अंदर ही आपने गलत अमाउंट से प्रविष्टि की है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों के अंदर गलत अमाउंट से प्रविष्टि की है, और वो आगे ही सेम अमाउंट से ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी, तो इस वजह से डेबिट और क्रेडिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो ट्रायल बैलेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एग्री हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लेजर में रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दी, मतलब कि सब्सिडी किताबों में लिख रखी थी 500 और लेजर में पोस्टिंग करते समय आपने कर दी 5000, तो लेजर में रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दी, लेजर में रॉन्ग अमाउंट आपने क्या कर दी, पोस्ट कर दी। या फिर लेजर के गलत साइड के अंदर अगर आपने लिख दिया, गलत साइड में लिख दिया, राम को डेबिट करना था, राम को क्रेडिट कर दिया, तो मतलब क्रेडिट के अंदर डेबिट में 100 रुपये गए नहीं, क्रेडिट के अंदर 100 रुपये एक्स्ट्रा चले गए, तो 200 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि गलत साइड के अंदर आपने क्या लिख दी, अमाउंट लिख दी। अगर आप ऐसा कर देते हो, इन दोनों ही कारणों की वजह से आपका क्या हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, एग्री कर जाएगा। क्लरिकल एरर के अंदर तीसरा जो एरर होता है वो होता है कंपनसेटिंग एरर। वो क्या होता है, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर बोले तो सत्य पूरक अशुद्धि। अब कंपनसेटिंग एरर बोले तो दो अशुद्धियों ने मिलकर अपने प्रभाव को खत्म ही कर दिया। जब उनका प्रभाव ही खत्म हो जाता है तो ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है, एग्री हो जाता है। अब देखो ट्रायल बैलेंस कहाँ कहाँ एग्री नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस कहाँ कहाँ एग्री नहीं हुआ। ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ एरर ऑफ ओमिशन में। यदि अगर आप कंप्लीट नहीं, पार्शियल क्या कर देते हो, ओमिशन कर देते हो, यानी कि सब्सिडी बुक्स में तो लिखा लेकिन लेजर में पोस्टिंग करना भूल गए। या फिर यह हो सकता है एरर ऑफ कमीशन में, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर कमीशन के अंदर सब्सिडी बुक्स में ही अगर आपने गलत अमाउंट लिख रखी है तो वो अमाउंट ही आगे जाएगी, तो सब्सिडी और ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है। लेकिन यदि अगर आपने लेजर के अंदर रॉन्ग अमाउंट पोस्ट की है, सब्सिडी में अलग लिखी थी, लेजर में अलग लिखी थी, तो बराबर नहीं होगा। तो उस केस के अंदर आपका जो ट्रायल बैलेंस होगा वो क्या होगा, एग्री नहीं होगा। तो अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन पढ़िएगा, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है, अपने आप के अंदर पूरी तरह से क्लियर नहीं है। कंपनसेटिंग एरर से ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस उनका पता लगा देगा। एग्री का मतलब होता है पता नहीं लगा पाएगा, नॉट एग्री का मतलब होता है पता लगा लेगा। कंपनसेटिंग एरर एग्री हो जाता है, मतलब यह पता, ट्रायल बैलेंस इन एरर्स का पता नहीं लगा सकता है। एरर ऑफ कमीशन, अब देखो इन्होंने एरर ऑफ कमीशन दे दिया, लेकिन किस प्रकार का एरर ऑफ कमीशन ये इसने नहीं दिया। तो यहाँ पर हो सकता है कि पता लग भी जाए और हो सकता है कि पता नहीं भी लगे। एरर ऑफ ओमिशन, अगेन किस तरह का ओमिशन है ये भी नहीं बताया इसने। तो हो सकता है कि उस गलती का पता लग जाए, हो सकता है गलती का पता नहीं लगे, प्रिंसिपल एरर से पता नहीं लगता। अब देखो इस क्वेश्चन के यह दो आंसर है, दूसरा भी हो सकता है और तीसरा भी हो सकता है, ना पूरा दूसरा है ना पूरा तीसरा है। यानी कि ये पूरी तरह से जो लाइन है या फिर इस क्वेश्चन के जो
आंसर है वो इस क्वेश्चन से मैच नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर ये क्वेश्चन बन जाता है स्टार सितारा। हालांकि मैंने आपको पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने लिख दी है कि कब एग्री हो जाता है। एग्री हो जाता है तो मतलब वो गलती पकड़ में नहीं आती है, एग्री नहीं होता है तो इसका मतलब होता है कि वो गलती पकड़ के अंदर आने वाली होती है। ठीक है ना जी? हाँ जी सर जी, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अगर आपने 1,000 रुपये पे किए हैं ओल्ड फर्नीचर के रिपेयर के ऊपर, कोई भी पुराना इक्विपमेंट, कोई भी ओल्ड इक्विपमेंट, या फिर कोई भी इक्विपमेंट, आप ऐसे लिखो, कोई भी इक्विपमेंट जो आप परचेज करते हो, जो आप परचेज करते हो, परचेज करने से उसको यूजेबल कंडीशन में लेकर आना, लेकर आने तक के सभी खर्चे उस इक्विपमेंट के कॉस्ट में जुड़ जाते हैं। ये रूल है। अब मैंने क्या लिखा? उस इक्विपमेंट की कॉस्ट में जुड़ जाते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब हुआ कि अब वहां पर आप खर्चों का नाम डेबिट ना करके, आप क्या करोगे? उस इक्विपमेंट का नाम डेबिट कर दोगे। तो अब ये तो लाइन लिख दी, लेकिन इस लाइन का मतलब क्या हुआ वो भी आप क्या कर लेते हो, एज ए क्रक्स में लिख देते हो। मतलब अब खर्चा डेबिट ना होके इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट होगा। ये इसका इफेक्ट होगा, और ऐसे क्रक्स हम लिखेंगे ताकि चाहे आप, मतलब ऐसे क्रक्स से क्या होता है, एग्जाम के अंदर कहीं पर भी गलती के जो डाउट्स होते हैं ना, वो भी आपके खत्म हो जाते हैं। मतलब कि अब खर्चा डेबिट ना होकर इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट होगा। सर जी, इस खर्चे के एग्जाम्पल क्या क्या है? इस खर्चे के एग्जाम्पल है परचेज हुआ, उसके बाद में उसका रिपेयर हुआ, मतलब ओल्ड परचेज किया तो उसका उसी टाइम रिपेयर हुआ, उसको रिपेयर के साथ साथ आपने क्या किया, उसको इस्टेब्लिश करवाया, या फिर उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ, उस पर कुछ टैक्सेस वगैरह लगे, है ना, उसको आपने इस्टेब्लिशमेंट करवाया, उसके खर्चे हुए, है ना। ये सारे खर्चे क्या होते हैं, मशीन की कॉस्ट में ही ऐड हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर कहता है 1,000 रुपये आपने ओल्ड फर्नीचर के रिपेयर के ऊपर दे दिए ताकि आप उसको यूज करने की कंडीशन में लेके आ सको। इस केस के अंदर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? इस क्रक्स से क्या इसका आंसर निकल रहा है क्या? बिल्कुल सर जी, इस क्रक्स से इसका आंसर निकल रहा है। इक्विपमेंट अकाउंट जो है, इक्विपमेंट फर्नीचर हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, लैंड हो सकता है, उनमें क्या कर दिए जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे। आई बात समझे? अब आई है ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन किसका है? ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है। और ट्रायल बैलेंस से सर जी जो ट्रू फॉल्स या वन लाइनर के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप फटाफट से नोट्स निकालिएगा और नोट्स के अंदर ट्रायल बैलेंस के कुछ शॉर्ट नोट्स लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं, पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जाते रहेंगे। ठीक है ना जी? पहली जो लाइन है वो लिखिएगा। ट्रायल बैलेंस होता क्या है? ट्रायल बैलेंस क्या है? एक तरह का एक विवरण है जो कि क्या करता है, एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा। वो क्या करता है, लेजर में से जितने भी जो अकाउंट के जो बैलेंस होते हैं वो लेजर से ट्रांसफर किए जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, ताकि वो क्या कर सकता है, अपनी गणितीय शुद्धता अगर रहती है तो वो उसका पता लगाता है। तो यानी कि यह एक पर्टिकुलर डेट को, कोई भी एक पर्टिकुलर डेट निश्चित कर ली जाएगी। यह एक पर्टिकुलर डेट को ही माना जाता है। एक पर्टिकुलर डेट को बिजनेसमैन द्वारा लेजर बैलेंसेस जो होते हैं उनको ट्रांसफर करके बनाया जाता है।
दूसरा पॉइंट लिखिएगा, हम कहते हैं कि यार अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट कैसे होता है, सबसे पहले हमारी क्या आती है, जनरल। जनरल के बाद में क्या आते हैं, लेजर। लेजर के बाद में क्या आते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद में क्या आते हैं, आपके फाइनल अकाउंट्स। ठीक है ना जी। अब समझिएगा बात को समझिएगा। पहले जनरल बनते हैं, जनरल के अंदर आपकी काल कर्मानुसार क्या होती है, एंट्रियां हो जाती है। जनरल से लेजर के अंदर क्या होती है, पोस्टिंग होती है। लेजर से बनते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनते हैं फाइनल अकाउंट। क्वेश्चन आ गया था कि क्या ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग प्रोसेस का थर्ड फेज है? बिल्कुल सर जी, यह अकाउंटिंग प्रोसेस का थर्ड फेज है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं और क्या होते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पर दिमाग की जो मेंटलिटी होती है वो अलग होती है, और ना चाहते हुए भी वो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। अब क्योंकि यह फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस के बाद में बनते हैं, तो ये ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स के लिए एक आधार क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, क्या ये किसी प्रकार का खाता है क्या, ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस किसी प्रकार का खाता नहीं है, किसी प्रकार का खाता नहीं है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल ऐसा कोई अकाउंट नहीं है, ये किसी प्रकार का खाता नहीं है। यह एक विवरण मात्र है, यह एक विवरण बोले तो स्टेटमेंट मात्र है। यह केवल और केवल एक विवरण बोले तो स्टेटमेंट मात्र है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपके सामने आता है, यह फाइनल अकाउंट्स बनाने का क्या होता है, आधार होता है। यह फाइनल अकाउंट्स बनाने का आधार है। इसके अलावा यह क्या करता है, आपके लेजर से, ये क्या करता है, आपके लेजर से ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेज ट्रांसफर करता है। अगर बैलेंसेज बराबर हो गए तो यानी कि आपने किसी तरह की कोई गणितीय शुद्धता नहीं की है, तो यानी कि यह गणितीय शुद्धता के दो या गणितीय अशुद्धता के दो। बात तो एक ही है ना। अगर मैं कहता हूं, आप ये पता लगा सकते हो कि क्या ये सही है इंसान, तो ये भी तो पता लगा सकते हो कि ना ये इंसान गलत नहीं है। आप इसमें गणितीय शुद्धता या गणितीय अशुद्धता दोनों में से कोई सा भी पॉइंट आ जाए तो मतलब तो दोनों ही सही है। यह गणितीय शुद्धता या गणितीय अशुद्धता, यानी कि शुद्धता बोले तो मैथमेटिकल एरर या फिर अर्थमेटिकल कह सकते हो, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यह गणितीय शुद्धता या गणितीय शुद्धता या अर्थमेटिकल अनएक्यूरेसी का पता लगाता है। इसके अलावा जब हमने कहा कि यह क्या करता है, लेजर से बैलेंसेस को ट्रांसफर करता है एक स्टेटमेंट में, उस स्टेटमेंट को ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। तो ऐसे बैलेंसेस को ट्रांसफर करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है टोटल मेथड, पहला मेथड होता है आपका टोटल मेथड, और नेक्स्ट मेथड होता है बैलेंस मेथड। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो आपका बैलेंस मेथड ही होता है। अब क्या हुआ, हमने क्या किया कि ट्रायल बैलेंस बनाया, बहुत ज़्यादा मतलब हमने कहा कि मिल जाए, नहीं मिला। हमने गणितीय शुद्धताएं ढूंढने की कोशिश की, फिर भी गणितीय शुद्धताएं नहीं मिलती है। तो अगर आपने ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है तो आप क्या करते हो, एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हो। ट्रायल बैलेंस मैच ना होने पे सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लिया जाता है। अब सस्पेंस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ गए कि सर जी सस्पेंस अकाउंट एक परमानेंट अकाउंट है या टेम्पररी अकाउंट है? सस्पेंस अकाउंट केवल और केवल एक टेम्पररी अकाउंट है। वो इसलिए कि यार अभी गलती पकड़ में नहीं आ रही है।
और गलती को पकड़ने के लिए टाइम लेंगे तो हमारे फाइनल अकाउंट जो प्रिपेयर होने हैं उसमें क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। तो क्या करते हैं, अभी हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं और अपने फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर कर देते हैं, फिर गलती ढूंढ मिल जाएगी तो सस्पेंस अकाउंट को खत्म करके वहां पर उस आइटम का नाम लिख देंगे। तो क्वेश्चन आ गया था कि क्या सस्पेंस अकाउंट एक परमानेंट अकाउंट है? नहीं सर जी, सस्पेंस अकाउंट जो होता है वो एक तरह का टेम्पररी अकाउंट होता है। और सस्पेंस अकाउंट क्यों बनाया जाता है? सस्पेंस अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि फाइनल अकाउंट्स टाइम पर प्रिपेयर हो जाए। इसके अलावा अब सब बताओ, अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया तो क्या यह शुद्धता का अकाट्य प्रमाण पत्र हो गया कि अब गलती है ही नहीं? नहीं सर जी, अकाट्य प्रमाण पत्र नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि काफी सारी अशुद्धियां ऐसी है, अभी हमने पढ़ा था, जो ट्रायल बैलेंस में होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाता है, एग्री कर जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहां पर लिखिएगा ट्रायल बैलेंस यदि एग्री हो भी जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है, तो इसका, रुकिएगा एक बार, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके अकाउंट्स में कोई एरर नहीं है। ये इसका कतई भी मतलब नहीं, एरर है लेकिन क्या हो रही है, वो पकड़ में नहीं आ रही है। इसके अलावा तलपट जो है यानी ट्रायल बैलेंस शुद्धता का अकाट्य प्रमाण पत्र नहीं है। मतलब कि यहां पर आप ये मैच हो गया तो ये आप नहीं कह सकते हो कि 100% अब हमारे पास किसी तरह की एरर नहीं रही है। आई होप आपने सारी की सारी चीजें लिखी होगी ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड, क्योंकि यहां पर हर एक लाइन अपने आप के अंदर एक क्वेश्चन है और कुछ तो अभी लेटेस्ट एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी लाइनें मैंने आपको यहां पर कवर अप करवाई है। देखिएगा, ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट है? नहीं सर जी, ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस तो केवल और केवल क्या है, एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस एक पर्सनल रियल अकाउंट की लिस्ट होती है। ट्रायल बैलेंस इज नॉट अब्स्ट्रैक्ट, नहीं, ट्रायल बैलेंस पर्सनल रियल अकाउंट की नहीं सर जी। ट्रायल बैलेंस नॉट एन अब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ लेजर। तलपट खाता बही का सार नहीं है। नहीं सर जी, खाता बही के अकाउंट को तो यहाँ पर लाया जाता है, खाता बही के जो बैलेंस होते हैं उनको ही तो यहाँ पर लाया जाता है, तो ये तो सार ही हुआ। ट्रायल बैलेंस रिवील्स मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर। यस, ट्रायल बैलेंस से आपके लेजर की मैथमेटिकल एक्यूरेसी यानी गणितीय शुद्धता के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? आपका डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। क्या आता है? डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कौन सी बात नहीं है? अब देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन सिंपल सी बात है, आप कोई भी मशीन का यूज कर रहे हो तो उसका जो डेली वियर एंड टियर होता है, टूट फूट होती है, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम होती है। वो वैल्यू जो कम होती है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो मैनेजमेंट की चॉइस नहीं हो सकती सर जी, ये तो बात गलत है। डेप्रिसिएशन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि पीएनडल, देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले ही कि पीएनडल में आप इनको डेबिट साइड के अंदर लिख देते हो और उसके बाद ही आपका क्या करता है, नेट प्रॉफिट निकलता है। तो क्योंकि यह चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, बिल्कुल यह बात सही है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज ओनली, नहीं सर जी, जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप वो खर्चे तो करने ही करने हैं, डेप्रिसिएशन तो लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। अभी बताया था इक्विपमेंट की कॉस्ट के अंदर उसको परचेज करने से लेकर उसको चालू स्थिति में लाने के जितने भी जो खर्चे होते हैं वो सारे ऐड होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन उसको चालू स्थिति में लाने का खर्चा है। फाइनेंशियल कॉस्ट इंकर्ड आफ्टर द प्लांट एंड इक्विपमेंट इज पुट टू यूज में आने के बाद के जो खर्चे होते हैं वो उस इक्विपमेंट की कॉस्ट में ऐड नहीं होते हैं। डिलीवरी वाले चार्जेस भी इक्विपमेंट की कॉस्ट में ऐड होंगे और इंस्टॉलेशन वाले भी इक्विपमेंट की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट आता है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है अप्रचलन। अप्रचलन बोले तो कि काफी सारी जो डेप्रिसिएटेड एसेट्स होती है वो अप्रचलित हो जाती है, मतलब कि पहले तो बहुत अच्छे से चल रही थी, अब लोग उसको पूछ ही नहीं रहे हैं क्योंकि नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है, क्योंकि उससे अच्छी विधि मार्केट में आ चुकी है, क्योंकि मार्केट में डिमांड जो है वो चेंज हो चुकी है और लोग उसको खरीद ही नहीं रहे। तो ऑब्सोलेंस आ गया। लीगल और अदर रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है कि कानून ने प्रतिबंध लगा दिया कि आप इस मशीन का यूज नहीं कर सकते हो। जब कानून ने ही प्रतिबंध लगा दिया तो आप उस मशीन का यूज करोगे नहीं, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अप्रचलित हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड 4। देखिएगा सेशन डेफिनेटली लंबा हुआ है, मैं भी मानता हूं इस चीज को, लेकिन यूजफुल भी हुआ है। अब क्योंकि देखो अगर हमको तैयारी करनी है तो ऐसा नहीं होगा कि 10-10 मिनट के 20-20 मिनट के वीडियो से हमारी तैयारी हो जाएगी जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है ना। वैसे तैयारी नहीं होती है। तैयारी करने के लिए हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी से जांचना पड़ता है, हर एक चीज को डिटेल में अगर गुजरना पड़ता है, क्योंकि सर जी बहुत टाइम के बाद में वैकेंसी आएगी, और क्योंकि बहुत टाइम के बाद में वैकेंसी आएगी तो यह आपके लिए स्वर्णिम अक्षर है, इसको आपको लगना है। और मैं अपनी तरफ से गारंटी दे सकता हूं कि सीएमजे आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करवाएगा। आपके ऊपर है कि क्या आप उन पॉइंट्स को अच्छे से कवर अप कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो। सीएमजे के टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान से जरूर जुड़िएगा, और अगर कोर्स परचेज करना है तो ऐप स्टोर के ऊपर जाइएगा, प्ले स्टोर के ऊपर जाइएगा, कॉमर्स मेरी जान ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।